नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट की सीरीज में सेट 6 लेकर आए हैं और इसमें भी बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस अलग-अलग यूनिट से और अलग-अलग टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कितने इम्पोर्टेंट और कितने अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए हम लेकर आए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर हम लोग देखना शुरू करें तो वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू नेचर इज अ फीचर ऑफ। अगर हम बात करें तो ये प्रश्न कह रहा है कि प्रकृति के साथ समीपता का जो फीचर है, की जो विशेषता है, ये कौन सी चीज में हमें दिखाई देती है, कौन सी सोसाइटी में हमें दिखाई देती है। ऑप्शन आपके सामने, एग्रेरियन सोसाइटी यानी वो समाज जो कृषि पर आधारित है, अर्बन सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अगर ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर बिल्कुल बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं। एग्रेरियन सोसाइटी जो रही है, यानी जो कृषि पर आधारित समाज रहा है, वो प्रकृति के ज्यादा संपर्क में और प्रकृति के ज्यादा नजदीक रहा है। अगला प्रश्न उठाते हैं, एज पर हिंदू धर्मशास्त्र, मैरिज बिटवीन अ ब्राह्मण वुमन एंड अ मैन फ्रॉम वैश्य वर्ण इज कॉल्ड। ये प्रश्न विवाह से उठाया गया है। हम लोगों ने विवाह के 8 प्रकार के बारे में पढ़ा, लेकिन विवाह के 2 प्रकार के प्रकार और भी हैं, जिसे हम अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह भी कहते हैं। तो अगर हम प्रतिलोम विवाह को देखें तो प्रतिलोम विवाह में एक उच्च कुल का व्यक्ति दूसरे निम्न कुल या दूसरे निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह करता है। तो अगर इस प्रश्न को देखें एज पर हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, अगर ब्राह्मण महिला किसी वैश्य वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करे तो वो विवाह कौन सा है। तो इस विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कह रहे हैं, क्योंकि इसमें एक उच्च कुल का व्यक्ति दूसरे निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह कर रहा है, यानी एक उच्च वर्ण और एक निम्न वर्ण। तो जब उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और इसी तरह से जब एक निम्न वर्ण का व्यक्ति एक उच्च वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह करे तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न उठाते हैं। अगले प्रश्न में पहला जो स्पेस है ब्लैंक है, और उसके बाद इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन धर्म माना जाता है विश्व का। तो अगर विश्व के सबसे प्राचीन धर्म की बात करें तो हिंदुइज्म, यानी जो हिंदू धर्म है, हिंदू विचारधारा या हिंदू जो विचार है, ये सबसे प्राचीन माना जाता है। अगर हम इन चारों धर्मों के टाइमलाइन को देखें तो इस टाइमलाइन से ये भी पता चलता है। अगर हम सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को लें तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग ईसवी सन 2021 में हैं, यानी अगर हम ईसा मसीह के जन्म के समय की बात करें तो ईसा मसीह के बाद से अभी तक 2021 वर्ष बीत चुके हैं। तो क्रिश्चियनिटी ईसा मसीह के द्वारा शुरू की गई, यानी ईसाई धर्म ईसा मसीह के द्वारा चलाया गया। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि क्रिश्चियनिटी 2021 वर्ष पुराना है। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म के विषय में कहा जाता है कि 2300 बीसी से 1500 बीसी, यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह से 2300 साल पहले से 1500 साल पहले तक हम हिंदुइज्म को देखते हैं, उसके जन्म की स्थिति और उसके विकास की स्थिति को देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद 2021 वर्ष इधर हो चुके हैं, और ईसा मसीह के जन्म से 2300 साल पहले अगर हम देखें तो हिंदुइज्म को हम देखते हैं तो 2300 साल इधर और 2021 साल इधर, यानी लगभग 4500 साल हो गए हिंदुइज्म को। अगर हम जैनिज्म को देखें तो जैनिज्म के बारे में कहा जाता है कि जैनिज्म 7th to 5th सेंचुरी बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से 7वीं से 5वीं शताब्दी के मध्य जैनिज्म हमें देखने को मिलता है।
और इस्लाम। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम सबसे लेटेस्ट रिलीजन माना जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि 570 ईसा 570 ईस्वी में हम हजरत मोहम्मद साहब के एग्जिस्टेंस को देखते हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो हम ये मानते हैं कि अभी 14 से 1450 साल हुए इस्लाम को। तो इस्लाम सबसे नए रिलीजन में एक माना जा रहा है, यानी अगर हम सबसे प्राचीन रिलीजन की बात करें तो वो हिंदुइज्म है। अगला प्रश्न उठाते हैं, निम्न में से कौन सा वो रूट है जिससे पाली और प्राकृत भाषाएं निकली हैं। तो इसमें भाषा से क्वेश्चन उठाया गया है, लैंग्वेज से क्वेश्चन उठाया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा ऐसी है जिस भाषा का जो भाषा जो है रूट है पाली और प्राकृत भाषा का, हिंदी, संस्कृत, मलयालम और कोंकणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा से ही पाली और प्राकृत भाषाओं का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न ले लें, द बॉन्ड ऑफ ब्लड और मैरिज विच बाइंड्स पीपल टुगेदर इन ग्रुप इज कॉल्ड। किसी भी समूह के लोगों में यदि ब्लड के बेसिस पे या मैरिज के बेसिस पे हम संबंधों को देखते हैं या एकजुटता देखते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। तो जहां पर मैरिज के बेसिस पे, जहां पर ब्लड रिलेशन के बेसिस पे हम लोगों को के समूह को देखते हैं उसे हम किनशिप कहते हैं, नातेदारी व्यवस्था इसे कहते हैं। दूसरा है द फीनियल किनशिप, उसके बाद कॉन्सेंजेनियस किनशिप और उसके बाद नन ऑफ द अबव। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में हम किनशिप को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच थियरी फ्रॉम द फॉलोइंग इज वेरी मच क्लोज टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थियरी दी और उन्होंने ये बताया कि दुनिया में जब भी हम विकास की बात करेंगे तो सभ्यता के विकास में आगे वही जाएगा, हमेशा आगे वही जाएगा जो किसी एक दौर में, किसी एक समय में फिट होगा। क्योंकि जीवन को आगे ले जाने के लिए, जीवन की इकाई को आगे ले जाने के लिए ये आवश्यक है कि जो इकाई जीवन की आगे बढ़ रही है वो मजबूत हो, क्योंकि वो जितनी मजबूत होगी वही आगे जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु प्रजातियां वो सब इस दुनिया से चले गए और उसके पीछे रीजन सिर्फ यही रहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से ही इंसान अपने आप में सबसे सुपीरियर पोजीशन पे बैठा है, क्योंकि सर्वाइव वही करेगा जो सबसे फिट होगा। तो इस सिचुएशन को देखें तो कौन सी थियरी ऑफ स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। तो इवोल्यूशन थियरी, डिवाइन थियरी, फोर्स थियरी और नन ऑफ दीज। तो अगर ध्यान से देखें तो इवोल्यूशन थियरी हमारे डेवलपमेंट, हमारी सिविलाइजेशन के ग्रोथ से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में हम इवोल्यूशन थियरी को देख रहे हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थियरी है वो इवोल्यूशन थियरी में हमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, हु वॉज द प्रमोटर ऑफ योग फिलोसफी इन वैदिक एज। तो वैदिक एज में कह रहा है कि वैदिक एज में कौन ऐसा था जिसने योग फिलोसफी, योग दर्शन को प्रमोट किया, योग दर्शन को बहुत ज़्यादा प्रसारित और प्रचारित करने का काम किया। तो चार ऑप्शन है आपके पास, गार्गी, ऋषि पराशर, पतंजलि, वसुमित्र। और अगर इन चारों ऑप्शंस में से हम देखें तो पतंजलि, जिन्हें महर्षि पतंजलि के नाम से जाना जाता है, तो महर्षि पतंजलि योग फिलॉसफी या योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो गार्गी ये एक महिला फिलोसोफर थी जिन्हें हम ब्रह्मवादिनी कहते हैं। ब्रह्मवादिनी इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपने समय में इन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया। तो सारे वेद और सारे पुराणों का इन्होंने इस प्रकार से अध्ययन किया कि ये उस पीरियड में महिला होते हुए इन्होंने वेद और
वेद वेदांग और बाकी और सारे शास्त्रों में बहुत सारे लोगों से शास्त्रार्थ करके, बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों को के साथ शास्त्रार्थ करके उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित किया था, तो इसलिए गार्गी का नाम आता है। दूसरा जो नाम है ऋषि पराशर, ये ऋषि पराशर जो है ये वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास जो हैं उनके पिता कहे जाते हैं। और अगर ध्यान से देखें तो ऋषि पराशर को ऋषि वशिष्ठ का परपोता कहा जाता है, यानी ऋषि वशिष्ठ के पुत्र शक्ति मुनि थे और शक्ति मुनि के पुत्र के रूप में ऋषि पराशर को हम देखते हैं। तो ऋषि पराशर जो है वशिष्ठ के पोते थे, सॉरी परपोते नहीं बल्कि पोते थे। और अगर ध्यान से देखें तो ये ऋषि पराशर जो हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों में, जिन्होंने बहुत सारे कार्यों में वेद व्यास जो हैं उनको असिस्ट किया और उनको बहुत सारी चीज़ें बताई। अगला जो ऑप्शन है आपका वसुमित्र, तो वसुमित्र के बारे में कहा जाता है कि वसुमित्र शुंग वंश के चौथे एम्परर थे या चौथे रूलर के तौर पर हम उनको जानते हैं। तो वसुमित्र को ही हम सुमित्र भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच वॉज फॉरबिडन इन ऋग्वेदिक सोसाइटी, ऋग्वेदिक समाज में निम्न में से कौन सी चीज ऐसी थी जो प्रतिबंधित थी, जिस पर प्रतिबंध था। तो ऋग्वेद के काल में ऋग्वेदिक समाज में विधवा विवाह ये जो प्रथा थी ये प्रचलित थी, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। चाइल्ड मैरिज, बच्चों के विवाह पर, जिसे बाल विवाह कहते हैं, तो बाल विवाह जैसी चीज ऋग्वेदिक काल में, ऋग्वेदिक समाज में ये प्रतिबंधित कही जाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। पॉलीगैमी, जिसे हम लोग बहुपत्नी कहते हैं, यानी एक व्यक्ति कई स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता था। तो ऋग्वेदिक समाज में पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी था। और पर्दा प्रथा, तो ऋग्वेदिक काल में पर्दा प्रथा जैसी चीज भी विद्यमान थी, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं चाइल्ड मैरिज जो है वो ऋग्वेदिक काल में वर्जित था। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसके पहले भी हम लोगों ने बात करी थी उपनिषदों के विषय में, तो कहा जाता है कि उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। वैसे अगर शास्त्रों के आधार पर देखेंगे तो शास्त्रों के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि उपनिषदों की संख्या 1000 से ज्यादा रही है, जिसके प्रमाण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। लेकिन अगर हम उपनिषदों के उपलब्धता की बात करें तो कितने उपनिषद हमें उपलब्ध हैं, तो ऐसा कहा गया कि जितने भी उपनिषद उपलब्ध हैं और जिनका हमें पूरी तरह से प्रमाण प्राप्त हो रहा है वो अभी वर्तमान समय में 108 हैं। लेकिन जो मैंने बात कही कि ऐसे जो शास्त्रों में हमें उल्लेख मिलता है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि उपनिषदों की संख्या 1000 से ज्यादा थी, लेकिन 108 का ही प्रमाण हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के अनुसार रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भूमि से आय है उसकी दर क्या थी। तो किसी भी कृषि कार्य से, किसी भी भूमि से कोई उत्पादन हो रहा है तो उस भूमि से किए गए उत्पादन का कितना प्रतिशत राजा को लैंड रेवेन्यू के रूप में दिया जाएगा, राजा को भूमि कर के रूप में या लगान के रूप में दिया जाएगा। तो प्राचीन समय में, एंशिएंट पीरियड में ऐसा कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो राजा बनेगा उसके खजाने में जनता द्वारा उत्पादित जो भी अनाज होगा, जो भी वस्तु होगी, जो कृषि से उत्पन्न होगी, भूमि के द्वारा उत्पन्न होगी, तो जनता उस अनाज या उस वस्तु का 1/6वां हिस्सा राजा के कोष में जमा करेगा। ये तो किसानों के लिए था लैंड रेवेन्यू की बात, कि 1/6 हिस्सा किसानों के द्वारा राजा के कोष में जमा किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें व्यापारियों द्वारा, तो कोई भी व्यापारी जो क्रय विक्रय का कार्य कर रहा है, खरीदने बेचने का काम कर रहा है, व्यापार में लगा हुआ है, उसे कितना देना होता था। तो कहा जाता है
कि उसे राजा के कोष में 1/10वां हिस्सा दान करना होता था या देना होता था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल जियोग्राफी, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये आपके 4th यूनिट से है, जहां पर जियोग्राफी इन इंडिया, तो एंशियंट पीरियड में जियोग्राफी इन इंडिया जो टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल जियोग्राफी रत्नाकर रेफर्स टू, यानी ऐतिहासिक जो भूगोल है हमारा, यानी प्राचीन समय में जिसे हम भूगोल, एंशियंट पीरियड में जो भूगोल रहा है उसके हिसाब से रत्नाकर से हम किसे प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हम इंडियन ओशियन को रत्नाकर कहते हैं, या फिर पेनिनसुलर इंडिया जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, या फिर पूरे भारत को ही हम रत्नाकर शब्द से परिभाषित करते हैं, या फिर गंगा नदी को। तो अगर इसके ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में देखें तो इंडियन ओशियन ये सही आंसर है। जो जो भारतीय महासागर हैं जिसे समुद्र कह रहे हैं, तो भारत में समुद्र को ही रत्नाकर कहा जाता था। अगला प्रश्न है द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए सभी उपदेश किस भाषा में हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोगों ने पहले भी ये बात को कहा है कि पाली भाषा जो है वह ऐसी भाषा है जिसमें पूरे बुद्धिस्ट लिटरेचर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ऐसा ये कहा जाता है कि हिंदी, उर्दू, पाली और संस्कृत ये 4 ऑप्शन है, लेकिन 4 ऑप्शंस में से आपको ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध भगवान द्वारा पाली भाषा में ही सारे उपदेश और सारी चीजें बताई गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो पाली भाषा है। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर जिन्हें हम 24वां तीर्थंकर कहते हैं जैन धर्म का, उनका जन्म और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो आपके ऑप्शन के रूप में देखें, ऑप्शन ए वैशाली और राजगृह, दूसरा ऑप्शन है कुशीनारा और पावापुरी, तीसरा ऑप्शन है कुंडग्राम या कुंडलग्राम और पावापुरी, और चौथा ऑप्शन है काशी और चंपा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कुंडग्राम और पावापुरी, यानी महावीर जैन जो थे उनका जन्म वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था, और पावापुरी जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है द फेमस इंडो ग्रीक कीन हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। अच्छा, एक थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पर आपको प्रश्न में दिख रही है, मैं उसे करेक्ट कर दूं। द फेमस इंडो ग्रीक किंग, यानी वो प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, यानी वो कौन सा इंडो ग्रीक रीजन का राजा था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो स्ट्रेटो वन ये एक इंडो ग्रीक राजा था, मेनांडर ये एक इंडो ग्रीक राजा, डिमेट्रियस और अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर। तो कह रहा है कि इंडो ग्रीक रीजन से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मेनांडर। ठीक, अच्छा, मेनांडर को ही हम मिलिंद कहते हैं। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि इससे पहले के सीरीज और सेट के क्वेश्चंस में जब आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखेंगे, हमारा यूट्यूब का जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी देखेंगे, तो वहां पर एक क्वेश्चन हमने उठाया था मिलिंद पन्हो नामक जो रचना है या बुद्धिस्ट जो कृति है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की गई है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो वहां पर नागार्जुन का नाम आया था। तो नागार्जुन ने मिलिंद पन्हो नाम की बुद्धिस्ट लिटरेचर या बुद्धिस्ट किताब को लिखा, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने राजा मिनेंडर जिनको हम पाली भाषा में मिलिंद कह रहे हैं, तो राजा मिनेंडर के बुद्धिस्ट बनने के विषय में और बुद्धिस्ट बनने के बाद बाकी उन्होंने क्या किया वो सारी चीजें मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, टू विच गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग्ड। गौतम बुद्ध किस गणराज्य से बिलोंग करते थे। ये बुद्धिस्ट रिलीजन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो शिबी गणराज्य से, शाक्य गणराज्य से,
सौरसेन गणराज्य से और शबरा गणराज्य से। तो इसका राइट आंसर है शाक्य। गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। यही कारण है कि इन्हें इनका जो संबोधन है वो शाक्य मुनि भी है। तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि ये शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न, द ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट कमेंटेटर ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर हैज बीन। अभी मैंने बात की इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिलिंद पन्नू के विषय में। तो यहाँ पर आप नागार्जुन का नाम देख सकते हैं। तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट कमेंटेटर, वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने बुद्धिस्ट कमेंटेटर के तौर पर काम किया और बुद्धिस्ट लिटरेचर को प्रेजेंट किया। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में हम देखें तो नागार्जुन का जो नाम है वो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि नागार्जुन एक ऐसे व्यक्ति रहे जो महायान संप्रदाय के हैं बौद्ध धर्म में, जिन्होंने मध्यम मार्ग या शून्यता का सिद्धांत दिया था। दूसरा जो ऑप्शन है अश्वघोष, अगर हम अश्वघोष को देखें तो अश्वघोष अपने आप में एक ड्रामाटिस्ट रहे कालिदास से पहले। अगर हम वसुमित्र की बात करें तो वसुमित्र के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि वसुमित्र कौन थे। ये शुंग वंश के चौथे राजा के रूप में। बुद्धघोष ये कोई विशेष नाम नहीं है, ये एक सामान्य नाम जैसे एक ऑप्शन के रूप में रखा गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्नों में हम किसे शामिल नहीं करते। ये प्रश्न है किसे शामिल नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, क्वेश्चन कुछ और पूछा जाता है और आंसर कुछ और टिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके ही आंसर की तरफ जाना है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं होता। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट या फिर क्रिएटर। तो ये चौथा जो ऑप्शन है ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। क्रिएटर जो है वो जैनिज्म में कहीं भी नहीं आता। ठीक, तो इसलिए राइट आंसर के रूप में अगर हम देखें तो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट नहीं है, बल्कि राइट जो आंसर है वो क्रिएटर है, ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे होंगे। इसी तरह की ढेर सारी क्वेश्चन सीरीज के साथ हम आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे और क्वेश्चन सेट्स जो है 1 बाय 1 आपको देते रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन तक हम लोगों को बहुत क्वेश्चंस को उठाना है। तो एक एक यूनिट अपने आप में इतना वास्ट है, अपने आप में एक एक मॉड्यूल इतना बड़ा है कि उससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। आगे की वीडियोस में आपसे फिर मिलूंगा। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जो लोग नए हैं। जो लोग पहले से देख रहे हैं वो हमारे वीडियोस को, हमारे क्वेश्चन सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुंचाएं, अपने एडवाइजेस हम तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।